तो सभी का स्वागत है एक ऐसी क्लास में जहां से आप शुरू करते हैं अपने जेआईबी सीआईबी की फाउंडेशन इवन बैंकिंग की। और ये क्लास चाहे कोई जेआईबी करे सीआईबी करे या कुछ भी करे, कोई भी कोर्स कर रहा है, एक आरबीआई के लिए कोर्स कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम का कोई भी कोर्स अगर कवर करना है तो ये क्लास बेसिक्स से आपको बताती है कि कैसे ये सब सिस्टम चलता है। और जिन लोगों ने ये क्लास अभी तक नहीं ली है तो मैं ये बता था कि ये जो क्लास है आपको एक बेसिक सिस्टम को समझाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। खासकर से वो लोग जिन्होंने आज तक ये क्लास नहीं देखी उसको तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और जिन लोगों ने ये क्लास पहले कभी देख रखी है इस चीज की कवरेज की क्लास, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना सीक्वेंस को मतलब जैसे रिदम में लाना। मीन्स जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा तो आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि अब ये बोलेंगे, अब ये ऐसा आएगा, अब ऐसा आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग ये क्लास को कवर करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जेआईबी सीआईबी पास करना एक अच्छी नॉलेज के साथ ही पास करना पॉसिबल होता है। अच्छी मेहनत करनी होती है। और अभी हम लोग एक हफ्ते पहले ही फ्री हुए थे, लेकिन हमने जो है दोबारा से ये जो नया सेशन है शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिले, आप खुद प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं। ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक्स जरूर परचेज कर लें, क्योंकि विदाउट बुक प्रिपरेशन थोड़ी सी मुझे पॉसिबल नहीं लगती है। और अगर वो आप करके भी आ रहे हैं तो इस तरह से आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो अगर आपको श्योर होना है कि हाँ हमें इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बुक्स जरूर परचेज कर लीजिए। जिस टॉपिक को हम कवर करते हैं उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप नोट्स बनाना पसंद करते हैं तो इन क्लासेस को बाद में इवनिंग में देख के उसमें वहाँ स्टॉप करके जहाँ आपको पॉइंट नोट करने लायक रह रहा है तो करिए। और नोट बनाने के लिए मेरी एक टिप्स ये है कि नोट्स कभी भी दूसरे के नहीं पढ़िए। नोट्स हमेशा अपने पढ़िए और अपने बनाइए। क्यों? मान लिया 5 पेज पढ़े, 5 पेज में आपको केवल 5 लाइन नहीं आती तो उन 5 लाइन्स को लिखिए। क्योंकि आप लोग काफी समय से बैंकिंग में कंपटीशन की तैयारी की हुई है, एकेडमिक हैं आप लोग, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स को प्रिसाइज बनाएं। केवल वो पॉइंट लिखें जो आपको आज तक आते नहीं थे या आपको याद करने में जिनको ट्रबल होता है। फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, ग्राफ है, केवल उनको लिखिए। ठीक है। ये कई लोगों को मैं देखता हूँ कि नोट्स बनाते हैं तो ईज एम आर वाज वर विल सेल सब उनके नोट्स में होता है। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। की वर्ड होना चाहिए, की वर्ड का एक्सप्रेस करके उसका एक छोटा सा ब्रीफ आपकी लैंग्वेज का एक्सप्लेनेशन हो गया होना चाहिए जो आप समझ चुके हैं। इससे रिवीजन करने में हेल्प मिलेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मैं चीज बता रहा हूँ आपको हो सकता है बुक वगैरह में कहीं नहीं मिले, लेकिन मेरी अपनी एक सोच है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप फाइनेंशियल जो कोर्सेस होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है। तो शुरू कर रहा हूँ मैं। और YouTube में जितने भी लोग हैं सभी का वेलकम है। और आप लोग भी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रॉपरली सुनिएगा। एमसीक्यू के बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्चुअलिटी क्लास शायद ना मिले। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको आप यूज करिए। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहली बात है फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो फाइनेंस में अगर मैं बात करूं तो आम तौर पर एक जो कॉमन पीपल है, कॉमन जनता है, उसके लिए फाइनेंस का मतलब होता है लोन। उसके लिए फाइनेंस का मतलब होता है लोन, कि हमने गाड़ी फाइनेंस कराई है। लेकिन हम लोगों के लिए फाइनेंस का मतलब लोन नहीं है। तो फाइनेंस क्या है? फाइनेंस एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द मनी, विच इज रिलेटेड टू मनी। अब रिलेटेड टू मनी का मतलब क्या? जहां पर भी मनी का जिक्र आ गया, और मनी का क्या है? मनी का देना, लेना, बोरो करना, ठीक है, और डिपॉजिट करना, और इनका अकाउंट
रिकॉर्ड करना, ठीक है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, स्टेटमेंट प्रिपरेशन, यानी एवरीथिंग जिसमें भी आपका मनी कंसर्न होता है, तो उस मनी को कवर करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म यूज करी है जिसमें फाइनेंस, ठीक है। मनी तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का है कि मीन्स मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोरिंग मटेरियल है, ठीक है, और एसरटेनिंग द प्राइस ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, ये भी मनी के फॉर्म में आता है। तो सीआईबी में हम लोग मनी के लिए एक टॉपिक है प्रॉपर, उसमें से केस स्टडी भी आती है, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो फाइनेंस, इस तरह की बातों को हम बैंकिंग भाषा में उसको फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इस फाइनेंस में से जो प्योरली बैंकिंग है, जो बैंकिंग में यूज होता है, उसको हम बैंकिंग बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनेंस एक ब्रॉडर टर्म है, बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, ठीक। अब किसी भी बंदे को अगर हम इन टर्म्स ऑफ मनी कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम लोग थ्री कैटेगराइज हमने इसको किया हुआ है अपने कॉन्सेप्चुअलाइज से, कि मनी का किसी के पास भी सरप्लस हो सकता है और मनी का किसी के पास भी डेफिसिट हो सकता है। अब मनी का सरप्लस और डेफिसिट का मतलब यह है कि अगर आप कहीं पर भी किसी चौराहे पे खड़े हो जाएं और वहां खड़े होके 10 मिनट तक ऑब्जर्वेशन करें कि आपके लोग सामने जो लोग निकल रहे हैं, तो उनको देख करके आप, अगर कोई साइकिल वगैरह में जा रहा है तो आप कहेंगे साहब ये गरीब आदमी है, ठीक है। कोई मर्सिडीज में जा रहा है तो बोल देंगे अमीर है, कोई स्विफ्ट डिजायर या मिड मिड सेगमेंट की गाड़ी में तो आप बोलेंगे मीडियम है। तो उसी तरह से हमने भी यहाँ पर एक पोजीशन 3 बना दी है। लेकिन यहाँ सरप्लस से मतलब रिच नहीं है, ऐसे ही डिफिसिट से मतलब पुअर नहीं है। यहाँ सरप्लस से मतलब है आपके बैंक में कोई भी बंदा अगर 100 रुपए जमा कराने आ गया, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सरप्लस में है। मीन्स उसको इमीडिएटली वो 100 रुपए कहीं खर्च नहीं करने। तो यहाँ पे अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि आपके पास कुछ मनी ऐसी है जो कम से कम 1 डे के लिए आपके यूज की नहीं है। 1 डे से लेके मैक्सिमम 10 ईयर, बॉन्ड की बात करें तो 40 ईयर तक, 30 ईयर तक, 20 ईयर तक। तो ऐसा कोई भी मनी जो अभी आपके यूज का नहीं है, उसको हम सरप्लस बोलते हैं, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 100 अरब रुपए हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। मीन्स सरप्लस सरप्लस का मतलब है ऐसी मनी जिसको अभी आपने यूज नहीं करना है। अब मुझे एक आंसर दीजिए, अगर किसी के पास कोई मनी ऐसी है जो उसके अकाउंट में पड़ी है, तो क्या वो सरप्लस की डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी? कोई भी मनी ऐसी है जो उसके अकाउंट में है, बोलिए। एक तो मैंने एग्जांपल दिया कि 100 रुपये लेके आया, आएगी सर, सरप्लस के डेफिनेशन में आएगी सर। आएगी सर, आएगी, आएगी सर। सरप्लस में आएगी सर, आएगी। आएगी। मीन्स अगर मेरे अकाउंट में मनी रखा हुआ है तो वो भी सरप्लस है, ठीक है। अब बात आती है कि बैंक इस सरप्लस मनी का क्या करता है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी, मैंने बोला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ मनी की डीलिंग करता है, वो उस मनी का क्या करता है। अगर वो मनी को अपने पास रखता है तो गलत है, क्योंकि वो फिर लॉस में जाएगा। उसको उस मनी को कहीं डिप्लॉय करना पड़ता है, और डिप्लॉय उनको करना पड़ता है जो लोग मनी के डेफिसिट में हैं। और मनी के डेफिसिट में कौन लोग हैं आपके वहां? एक तो डिपॉजिट करने आया, आपको पता होगा आपके वहां लोन लेने भी लोग आते हैं, चाहे वो 10,000 का लोन लेने आए या 10 करोड़ का लोन लेने आए। तो जो लोग लोन लेने आते हैं आपके वहां, अच्छा, क्या आपको आंसर करना है, लोन लेने जो लोग आते हैं वो रिच आते हैं या पुअर आते हैं? सर दोनों आते हैं। दोनों आते हैं, ठीक है। दोनों लोग लोन लेने आते हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ हो गया कि डिफिसिट का मतलब रिच और पुअर से बिल्कुल नहीं है। अब जो 10 करोड़ का लोन लेने आता है वो रिच हो सकता है, जो 10,000 का लोन लेने आता है वो गरीब हो सकता है, लेकिन दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब डेफिसिट में वो लोग हैं जिनको मनी की रिक्वायरमेंट है। और ये जो सरप्लस है और जो डेफिसिट है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिनको हम इंटरमीडियरी कहते हैं,
इंटरमीडियरीज कहते हैं। इंटरमीडियरीज के थ्रू ये सरप्लस मनी कहाँ जाती है? डेफिसिट में जाती है। जो ये मनी है, इस मनी को इसके थ्रू यहां तक पहुंचाने का जो काम करते हैं उनको इंटरमीडियरीज कहते हैं। और इंटरमीडियरीज आपका कंप्लीट सिलेबस होता है। इंटरमीडियरीज में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं फाइनेंशियल मार्केट के, वो आपके जेआईबी और सीआईबी में कहीं ना कहीं उनका जिक्र होता है, उनके बारे में क्वेश्चंस होते हैं, उनकी फंक्शनिंग होती है, उनका रेगुलेशन होता है, उनके किस एक्ट से वो लोग गवर्न होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, कब फॉर्म हुए थे, कौन उनका हेड होता है, ये सारे आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं। और इनकी फंक्शनिंग से लेकर के इनकी जो गाइडलाइंस देते हैं लोग, वो सब आपके सिलेबस का पार्ट होता है। मींस ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस वाले से मनी को ले और डिफिसिट वाले को दे, तो उसको हम इंटरमीडियरीज कहते हैं। और इंटरमीडियरीज का जो रोल है, इंटरमीडियरीज का रोल कब तक काम करता है? जैसे मैं बात करूं कि ये जो सरप्लस वाला है, सरप्लस वाले के लेट से 10,000 रुपीज थे, इसने 10,000 रुपीज बैंक में जमा कर दिए। तो जैसे ही ये 10,000 सरप्लस में था, इसने बैंक में डिपॉजिट करा, उसी समय इसकी जो स्टेज है, ये जो है नेक्स्ट स्टेज में आता है, इसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में ये आ गया क्योंकि इसके पास जो सरप्लस था वो अब खत्म हो गया है और ये जमा करके घर पहुंच गया। ऐसे ही डेफिसिट वाला है, अगर इसको 5,000 चाहिए तो जैसे ही बैंक से 5,000 इसको मिलेंगे तो ये भी इस स्टेज में आ जाएगा। और अगेन इसकी कभी भी पोजीशन या तो इधर को या इधर को हो सकती है। मींस अभी उसे 5,000 का लोन चाहिए था, उसने लोन ले लिया, डेफिसिट से इक्विलिब्रियम में आ गया, लेकिन अब उसकी अर्निंग होने लगी, उसका प्रॉफिट होने लगा, और प्रॉफिट जब होने लगा तो उसके पास 500 रुपीज आए। तो जो ये 500 रुपीज आए, इन 500 से वो इस पोजीशन पे आ सकता है। मींस कोई भी बंदा गरीबी को चेंज करने में तो 10 साल लगते हैं, लेकिन किसी भी बंदे को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को कभी भी अपना डेफिसिट और डेफिसिट से, तो सरप्लस डिफिसिट का हमारा ये फंडा जो था, इसमें जो सरप्लस हो रहा है काम, कोई भी सरप्लस आपके पास है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको आप इंटरमीडियरी को देते हैं और इंटरमीडियरी आपको डेफिसिट तक पहुंचाते हैं। और कोई भी पर्सन किसी भी समय पे सरप्लस, इक्विलिब्रियम या डेफिसिट स्टेज में रह सकता है। कोई भी पर्सन किसी भी समय सरप्लस या डेफिसिट या इक्विलिब्रियम स्टेज में हो सकता है। और अगर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि सारे लोग अगर इक्विलिब्रियम में हो जाएं तो क्या होगा? We don't need financial system in that stage. फिर से पहला वर्ड आपका रिपीट करिए। We don't need financial system in that stage. बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं, आज से आप 10,000 साल पहले पहुंच जाएं, 10,000 छोड़ो, 500 साल पहले पहुंच जाओ, तो 500 ईयर बैक ये पोजीशन नहीं होती थी, क्योंकि मनी का इतना यूज था ही नहीं। और जो लोग सरप्लस या डेफिसिट होते थे वो गुड्स से होते थे, और गुड्स के एक्सचेंज से अपना चलता था सब कुछ। गुड्स का गुड का बार्टर सिस्टम, ठीक है, तो उस तरह चलता था। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग बैंक में आ गए हैं, जेआईबी सीआईबी कर रहे हैं, तो अब ये मनी का सरप्लस, डेफिसिट और इक्विलिब्रियम जेआईबी ने, आईआईबीएफ ने हमको दे दिया और हमें समझना। तो अब हम बात करते हैं ये जो भी हमारे इंटरमीडियरीज हैं। मैंने आपको बताया कि इंटरमीडियरी इज योर सिलेबस, ठीक है। और इंटरमीडियरी में भी कुछ खास बातें हैं। इंटरमीडियरी में उसका एस्टेब्लिशमेंट, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी गाइडलाइंस, उसके रेगुलेशंस, उसकी पॉलिसी,
उसके सर्कुलर, ये आपका सिलेबस होता है। उस और इंटरमीडिएट के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, गाइडलाइन है, रेगुलेशन है, पॉलिसी है, सर्कुलेशन है, सर्कुलर्स हैं, ये सब कुछ उन इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये जो भी हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को आपकी स्क्रीन पे लाना चाह रहा हूँ, और वो स्क्रीन पे सिलेबस लाने के लिए मैं कोई बुक का या कोई प्रिंट आउट का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपसे ही मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन कौन से हमारे जो इंटरमीडिएट हैं जिनको हमें स्टडी करना है। तो करेंगे क्या, कुछ दो चार बोलिए आप लोग। फर्स्ट बैंक रहेगा सर। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, ये जो अभी आंसर दे रहे हैं जिन्होंने पहले क्लास ली है वो लोग प्लीज आंसर नहीं करेंगे, जिससे नए स्टूडेंट्स को मैं इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। बोलिए, बैंक्स हो गया, और बोलिए। सर फिर से बोलिए। फाइनेंस कंपनीज, इसको फाइनेंस कंपनी को हम लोग जब अपने स्टडी में करते हैं एनबीएफसी। एनबीएफसी, और बोलिए। NBFCs. Oh, okay. मुझे इंटरमीडिएट्स की नेम चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज, बिल्कुल ठीक है, सर फिर म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, क्या सर स्टॉक एक्सचेंज को इन्वॉल्व कर सकते हैं? एक्सचेंज बिल्कुल कर लेते हैं। Government of India. यस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना सारा सरप्लस डिफिसिट का काम थ्रू किससे कराती है? आरबीआई। बैंक से। आरबीआई से। पोस्ट ऑफिस में तो रहेगा ना सर? सर ट्रेजरी। पोस्ट ट्रेजरी। ऑफिस। ट्रेजरी, ट्रेजरी को हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है। आरबीआई और का बोलिए। पार्ट है वो। पोस्ट नहीं, ऑफिस। एक ट्रेजरी जो गवर्नमेंट की होती है उसको ले रहे हैं सर पोस्ट ऑफिस। हम, हैं? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस सर नाबार्ड। है, नाबार्ड, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बोला है कि वो कोई भी नहीं बोलेगा जिसने क्लास पहले ले रखी है, सब वो बोलेंगे जिन्होंने ये क्लास आज तक मेरी ली नहीं है, ये वाली इंटरमीडिएट वाली फाइनेंशियल सिस्टम वाली। सर सिडबी। शुड बी, सर सेबी। सेबी। सर एमएसएमई। एमएसएमई एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता है, ठीक है। Sir, Government of India भी तो टैक्स कलेक्शन कराता है हमसे। उसको हम, वो जो टैक्स कलेक्शन करा रहा है वो सरप्लस और डेफिसिट नहीं है, वो अल्टीमेट डिमांड्स होती हैं जिसमें उस बंदे को देना ही होता है, मतलब वो सरप्लस नहीं है, वो उसके ड्यूज हैं। अच्छा, चलो अब मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ, जिन लोगों ने भी बैंक जब ज्वाइन किया या जेआईबी या सीआईबी कभी भी दिया, उनकी बुक में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के नेम आए वो नाम बताना शुरू कर दीजिए। चलिए। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन बोर्ड सर। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन बोर्ड, इसको हम वैसे तो आरबीआई लेते हैं, लेकिन एक नाम मैं लिख लेता हूं उसके लिए। क्या नाम है उसका? Right. और बोलिए। मनी मार्केट को इंक्लूड कर सकते हैं सर? मनी मार्केट तो एक बहुत बड़ा प्लेस है, उसके अंदर के ऑर्गेनाइजेशन बताइए आप। एडा सर। एडाई, बिल्कुल लिख लेते हैं। और बोलिए। सर आपकी बुक में भी, सर पीएफआरडीए भी हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं, होगा या नहीं होगा कोई बात नहीं। हम लोग अभी आपको इग्नाइट कर रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं। ये मैंने बोला हुआ है कि क्लास होगी ये। सर सेमा। सेमा, सर सीजीटीएमएससी। CGTMSC। एनसीजीटीसी सर। क्या नाम बोला? एनसीजीटीसी। ये इसका कोई फुल फॉर्म या कोई थोड़ा आइडिया दीजिए, मैंने नाम सुना है, बोल दीजिए क्या है नाम। एनसीजीटीसी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर। अच्छा अच्छा, CGTMSC बोल देते हैं उसे। CGT, ये यही तो है, वो उसका नेशनल नाम हो गया। CGTMSC है वो जो आप बोल रहे हैं। कोऑपरेटिव सर। कोऑपरेटिव, वेरी गुड। कोऑपरेटिव एंड
कोऑपरेटिव बैंक, मैं दोनों लिख रहा हूँ, बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। तो फॉरेक्स मार्केट भी हो गया क्या? फॉरेक्स आरआरबी मार्केट भी शामिल करना पड़ेगा? बिल्कुल, बैंक में आरआरबी include को है हम RRB? लोग यहाँ शामिल कर रहे हैं, जो हाँ, बैंक बैंक हमने लिखा हुआ है ना, में सारे बैंक आ जाएंगे। बैंक में ऑल बैंक आ गए। ऑल बैंक का मतलब है गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ये हर तरह के बैंक आ गए। So ECGC? ईसीसी, वेरी गुड, सर एग्जिम भी हो सकता है ना सर? एग्जिम बिल्कुल हो सकता है, लिख लिया मैंने। अभी जो नया बैंक खुला है सर, स्मॉल पेमेंट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, बिल्कुल हो सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक लिख लिया मैंने, पेमेंट पेमेंट बैंक बैंक लिख भी है लिया, सर। लोकल एरिया बैंक सर? वो यहाँ बैंक में ले लिया ऊपर मैंने। अभी आप लोग अपनी बुक के नेम नहीं बोल पाए। सीआईबी वालों, आपसे बहुत उम्मीद है मेरे को। जब आपने जेआईबी कर लिया है, आपकी बुक में कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, उसका नाम यहाँ बताइए, जो इंटरमीडियरीज की तरह वर्क कर सकता है। प्राइमरी डीलर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स, बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी डीलर हैं, कैपिटल ऑथराइज्ड मार्केट, डीलर है। कैपिटल मार्केट सर। कैपिटल मार्केट को हमने स्टॉक एक्सचेंज लिख दिया ऊपर। आपको फास्ट फॉरवर्ड जो क्लासेस चाहिए, वो बहुत सारी यूट्यूब में चलती हैं, बहुत सारे लोगों की चलती हैं, उससे आप देख सकते हैं। लेकिन अपना बेसिक फंडा अगर आपको क्लियर करना है तो मेरी क्लास में रहिए आप। सर मनी लेंडर्स होंगे क्या? मनी लेंडर्स को देखो, मनी लेंडर के अगर बात करूं मैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनी लेंडिंग का काम जो है, जो इंडिविजुअल मनी लेंडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो मनी लेंडर्स जो है वो कोई भी एक लीगल बॉडी की तरह नहीं है। हाँ, बैंक को हम लोग उसमें कवर कर सकते हैं कि वो मनी को लैंड करते हैं। चलो सर एक इसमें न्यूज नाम है, सर ये टीडीएस के, लेकिन अभी कुछ का डिसीजन नहीं है। जो खाते से पैसे निकालते हैं ना, उस पर टीडीएस पर हाईकोर्ट का आया है कि क्यों ना उसको बंद कर दिया, इनकम टैक्स की धारा के अंदर अनवैलिड कर दिया जाए। नहीं वो तो आया तो है, लेकिन उसका इससे अभी कोई मतलब नहीं है ना। यस, हाँ ठीक है। अभी वो चीज बोलिए जिससे हमारे कंसर्न। चलिए, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे नेम और लिख रहा हूँ, और जो भी मैं नेम लिखूंगा यहाँ पे, आपको बहुत अलर्ट रहना है कि ये क्या चीज है। जैसे बहुत सारे नाम आप जानते भी होंगे, मैं बात कर रहा हूँ एजेंट की, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो। ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, और ब्रोकरेज हाउस। ब्रोकरेज हाउस से मतलब होता है जैसे कार्वी है, मोतीलाल ओसवाल है, ठीक है। और मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार, डिपॉजिटरीज, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, एमएफआई जानते हैं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो काफी सारे नाम आ गए हैं। अब हम इन नेम को, आपकी जो जेआईबी की बुक है, इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपकी बुक में नहीं है, और अगर आपकी बुक में है, उसमें 4-5 लाइन लिखी हुई है, तो क्वेश्चन भी है। सीआईबी में भी इसमें से बहुत सारी चीजें वहां पर हैं, और जिन्होंने जेआईबी ढंग से किया हुआ, उनको सीआईबी में आप मान लिए 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं हर पेपर में। सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि उन्होंने जेआईबी में कई सारी चीजें अच्छी तरह पढ़ी हुई हैं, और वो 5 मार्क्स सीआईबी के लिए बहुत रेलिवेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप 44-43 में जब अटकते हैं तो वही 4-5 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ये जितनी भी चीज मैंने लिखी है, तो इसको मैं कुछ कैटेगराइज करना चाहता हूँ। कैटेगराइज इन द सेंस कि मैं कैसे इनको पढ़ूं जो मेरे को इजी रहे। तो सबसे पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट, और यहाँ पर एक्ट और मिसलिनियस, ठीक है। अगर मैं इस तरह पढ़ता हूँ इसको, तो जब मैं इसको इस तरह स्टडी करूंगा, तो वहां पर क्या क्या चीजें आएंगी वो देखनी है आपने। क्या देखना है आपने? जो सबसे पहला वाला, फर्स्ट वाला मैं बात कर रहा था, ये सबसे फर्स्ट में आप लोग आरबीआई रिलेटेड इसमें से ऊपर से ऑप्ट करेंगे। दूसरे वाले में सेबी रिलेटेड ऑप्ट करेंगे। थर्ड वाले में IRDAI और PFRDA ऑप्ट करेंगे, और इससे अलावा एक्ट में आपका जो है, जितने एक्ट होंगे यहाँ कवर होंगे, और मिसलिनियस चीजें, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1
2, 3 और 4 और 5 ऐसे कैटेगराइज करता हूं उसको 1, 2। तो इन चीजों को अब हम कैटेगराइज करते हैं। देखो बैंक्स जो हैं वो कौन से नंबर पे आएंगे? 1 नंबर पे। एनबीएफसी बताइए। एनबीएफसी 1, नंबर 2, पे 3, आएगी 4 सर। 1 में आएगी। एनबीएफसी को भी गवर्न आरबीआई करता है। जी। इंश्योरेंस कंपनी इल्डा में जाएगा। इल्डा, थर्ड में। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट, सेबी सेबी, में। स्टॉक एक्सचेंज सेबी सेकंड, आरबीआई फर्स्ट, ठीक है। ट्रेजरी फर्स्ट 5 हाँ वाई ये सर। ट्रेजरी हाँ इसलिए कि आरबीआई का ट्रेजरी तो आरबीआई हो गया। ये ट्रेजरी अच्छा, मैंने अच्छा। बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेजरी की बात की थी। ठीक ओके है। ओके, पोस्ट ऑफिस ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आना चाहिए। 5 5 मिसलिनियस है। ठीक है। नाबार्ड फर्स्ट आरबीआई सर, Third गवर्नमेंट ऑफ number पे इंडिया है। का है सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है शायद। हाँ इसको हम लोग 5 नंबर दे रहे हैं और एक और वर्ड यूज कर रहे हैं। इसके लिए यूज किया जाता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब है ये जो नाबार्ड है, सिडबी है या कोई और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले गवर्न करता था आरबीआई। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जब उसका काम बढ़ने लगा तो आरबीआई ने इनको एक ऑटोनॉमी दे दी कि भाई आप अपना काम खुद करो, हम आपको देखते रहेंगे। ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर का सारा काम पहले आरबीआई देखता था, लेकिन बाद में फिर नाबार्ड बन गया, सिडबी बना। ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनते गए और इसी के साथ मैं एक नाम और लिख रहा हूं मुद्रा से रिलेटेड। उसका नाम आपको बताना है। बताइए क्या है वो मुद्रा से रिलेटेड नाम? मुद्रा बैंक। जो मुद्रा के लिए जो रीफाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी कराता है वो मुद्रा बैंक हो गया। उसके अलावा एक नाम हाउसिंग से रिलेटेड है, आपको बताना है वो। बताइए जल्दी से। हाउसिंग से रिलेटेड। एनएचबी सर। एनएचबी बिल्कुल ठीक है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। ठीक है। तो ये सब कैटेगरी में है हमारा ऑटोनोमस कैटेगरी। सेबी 2 नंबर। सेबी 2 फेडाई सर, ये फॉरेक्स में जाएगा तो थर्ड हाँ कौन सा है? फॉरेक्स में जाएगा, आरबीआई के उसमें कंट्रोल में आता है। आरबीआई का, ठीक ठीक। एडाई अपने आप में 3rd नंबर है। पीएफआरडी अपने आप में 3rd नंबर है। और फेमा सर फर्स्ट वाले में जाएगा? नहीं। 4th में क्यों जाएगा? एक्ट है ये। फेमा क्या है? कोई ऑफिस नहीं है, फेमा एक एक्ट है। जी जी। अच्छा। सीजीटीएमएससी सर ये भी एक स्कीम ही तो है। हाँ ये कोई मतलब सीजीटीएमएससी कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो सरप्लस डिफिसिट का काम कर रही है। ये एक इंश्योरेंस कैटेगरी में टाइप में एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसमें हमारे जो लोन्स हैं एसएमई के लोन्स उनको एक गारंटी टाइप में करता है। तो ये एक सरप्लस डेफिसिट का पार्ट नहीं है। कोऑपरेटिव सर बैंक्स में जाएगा सर, आरबीआई और स्टेट लेवल। हाँ बताता हूँ। देखो अगर कोऑपरेटिव के नेम के आगे अर्बन लिखा हुआ है, इसको सुन लेना सब लोग, अर्बन कोऑपरेटिव है तो वो स्टेट प्लस आरबीआई देखता है। ठीक है। और अगर आपका ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव है या स्टेट कोऑपरेटिव है उसको नाबार्ड और स्टेट देखती है। स्टेट और नाबार्ड। तो आपको कोऑपरेटिव बैंक जैसे ही आए तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कोऑपरेटिव बैंक आपका अर्बन है या डिस्ट्रिक्ट है। अगर अर्बन है तो अर्बन में आरबीआई प्लस स्टेट उसको रेगुलेट करते हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव है तो उसको स्टेट प्लस नाबार्ड उसको रेगुलेट करते हैं। ये बात सर ये दोनों एक दूसरे से अलग है ना? अर्बन कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव बिल्कुल अलग है। अर्बन कोऑपरेटिव अर्बन को डेवलपमेंट करने के लिए है और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रूरल एंड एग्रीकल्चर और अर्बन तीनों मिला के है, लेकिन इसमें बेसिकली काम जो है इसका काम है रूरल एंड एग्रीकल्चर को डेवलप करना। इसीलिए नाबार्ड को दिया गया है इसका कंट्रोल। ठीक है।
और ये कोऑपरेटिव की बात मैं करूं तो ये कोऑपरेटिव मैंने इसलिए लिखा था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्या लिखा था? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी छोटे मोटे मिनी बैंक की तरह काम करती हैं, इनको कंट्रोल करती है स्टेट, प्लस इसमें कुछ थोड़ा बहुत रेगुलेशन नाबार्ड के भी आते हैं, लेकिन प्योर कंट्रोल ये स्टेट का होता है। ठीक है, अच्छा अब अगला है आपका SHGB इसके अंदर आएगा, SHGB इसके है? अंदर आएगा सर, SHGB इसके कौन? अंदर आएगा सर, कोऑपरेटिव के अंदर आएगा SHG सोसाइटीज के, एसएचजी यस सर। नहीं, एसएचजी बिल्कुल सेपरेट है। हाँ, एसएचजी को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एसएचजी भी आपका एक इंटरमीडियरी है, अभी बताऊंगा कैसे है। एसएचजी भी इंटरमीडियरी है, इसको रेगुलेट करने के लिए आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, इसको कोई भी बैंक रेगुलेट नहीं करता। जितनी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिस है आपका, ये क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं एक रूरल इकोनॉमी या अर्बन इकोनॉमी में जो पुअर लोग हैं उनको उनको डेवलप करने के लिए। लेकिन एसएचजी एक इंटरमीडियरी है। क्यों है? कोई आंसर कर पाएगा क्यों? क्योंकि वो जो उसके मेंबर्स होते हैं उनसे कुछ पैसा लेता है और वही उसी मनी को उन्हीं मेंबर में से कुछ मेंबर्स को लैंडिंग करता है, मींस सरप्लस अवेल करा के उसको डेफिसिट वालों को देता है। तो ये भी हमारे इंटरमीडियरी का पार्ट है डेफिनेटली, और सिलेबस में भी है आपके। तो इसको रेगुलेट कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और ईसीजीसी बताइए। ईसीजीसी और एक नाम और लिख रहा हूं मैं, डीआईसीजीसी, ये हम लोग नहीं लिख पाए थे, डीआईसीजीसी। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कौन कंट्रोल करता है हमारा? आरबीआई नहीं, इंश्योरेंस रेगुलेटर है। इंश्योरेंस रेगुलेटर। अच्छा, इंश्योरेंस। ठीक है, अच्छा एग्जिम बैंक। सर सेबी या आरबीआई से कोई? एग्जिम बैंक ऑटोनोमस बॉडी है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करता है, और सीआईबी में एग्जिम नाम से कम एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन करता है इनको गवर्न? आरबीआई। सॉरी, आरबीआई। आरबीआई करता है। पेमेंट बैंक? आरबीआई। प्राइमरी डीलर? सेबी। नहीं, आरबीआई। ठीक है, एजेंट? IRDA। एजेंट में दो लोग होते हैं, एक तो आपका इसका म्यूचुअल फंड का एजेंट हो सकता है, और सेकंड आपका जो एजेंट है वो आपका ये जो इंश्योरेंस का और म्यूचुअल फंड के दोनों के एजेंट हो सकते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर, कोऑपरेटिव बैंक का तो समझ में आ गया, एक तो अर्बन है और एक तो डिस्ट्रिक्ट है, दोनों से 3 से रिलेटेड है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला थोड़ा सर स्किप कर गए, क्या हुआ सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, चाहे वो अर्बन एरिया में हो चाहे वो रूरल एरिया में हो, वो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट है उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस एरिया में वर्क कर रही है, जैसे सपोज कीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग में काम कर रही है, तो उसको हेल्प कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट सर? नहीं, एनएचबी। ये जो स्क्रीन में लिखा था ना, यहाँ पे लिखा है मैंने, नाबार्ड और एनएचबी लिखा हुआ है। एनएचबी लिखा हुआ ना? यस सर। तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को एनएचबी हेल्प करेगा। कोई एग्रीकल्चर में वर्क कर रही है तो उसको कौन हेल्प करता है? नाबार्ड। कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काम कर रही है उसको कौन हेल्प करेगा? मेरी बात समझ में आई कि कॉपरेटिज्म एक मेथड है कि लोग मिल के कॉपरेट करके आपस में डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन वो उनका एरिया ऑफ वर्क क्या है, उस एरिया ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं। जैसे एक स्कूल है, स्कूल भी क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के स्कूल बना लेते हैं, ट्रस्ट बना के स्कूल बना लेते हैं। तो स्कूल को हेल्प करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, ये लोग उनको हेल्प करते हैं।
तो कोऑपरेटिव क्या है, रजिस्टर्ड तो स्टेट गवर्नमेंट में होता है, लेकिन उसका जो पर्पज है, उस पर्पज से रिलेटेड जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको हेल्प करते हैं। तो गांव में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, बेसिकली उनका काम क्या होता है, एग्रीकल्चरिस्ट पर्पज के लिए उनको फर्टिलाइजर अवेलेबल कराना, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है और नाबार्ड उसको हेल्प करता है। नाबार्ड कैसे हेल्प करता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक कंप्यूटर डोनेट कर देगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रेनिंग करा देगा अपने खर्चे पर, इस तरह नाबार्ड हेल्प करता है उनको। ठीक है, चलिए अगला आता है ब्रोकर। ब्रोकर कहां पर होते हैं, स्टॉक में, कैपिटल मार्केट। ब्रोकरेज हाउस यानी बड़े वाले ब्रोकर, वो भी कैपिटल हो। अच्छा, मर्चेंट बैंकर बताइए कहाँ आएगा, सेबी। और भी 1 में या 2 में? 2 में आएगा सर। चलिए, ये 2 में आता है और बहुत सारे लोग इसे कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इसके नेम के आगे बैंकर लिखा हुआ है। तो मर्चेंट बैंकर, तो बैंकर के नाम पे कई लोग इसे सोचते हैं कि इसको रेगुलेट आरबीआई करता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वो क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ दीज विच इज नॉट रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। तो लोग इसके अलावा इसको तो मानते हैं कि तो आरबीआई में, दूसरे को टिक लगाते हैं किसी। उसके बाद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ये कौन से रजिस्ट्रार? मर्चेंट बैंक होते हैं जो भी इंडस्ट्री या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एंटरप्रेन्योर जो करते हैं, उद्यमिता यानी कि इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनके लिए अगर उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं। ये मर्चेंट बैंकर जहां पर भी फंड की सरप्लस अवेलेबिलिटी है, उन लोगों को इनसे मिलवा देते हैं, और ये दोनों लोग आपस में मिल बैठ के अपना काम करते हैं। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि जिसके पास पैसा, मान लिया मेरे पास 500 करोड़ रुपए है और मैं किसी इंडस्ट्री में लगाना चाहता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने वो देखा, आजकल सोनी पे एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक? यस सर। बेसिकली समझ लो वो वहां पर जो फंडिंग दे रहे हैं ना, तो शार्क टैंक प्रोग्राम मर्चेंट बैंकर है, और जो लोग अपना वहां पे प्रोडक्ट लेके आते हैं वो लोग डेफिसिट में हैं, और जो लोग वहां बैठे हुए हैं चेयर पे वो लोग सरप्लस पे है। तो जो शार्क टैंक जो चैनल है वो एक तरह से मर्चेंट बैंकर है, ऐसा समझ लो आप। इसका कोई और एग्जांपल देना अदर देन शार्क टैंक के अलावा? अदर देन जितने ये बैंक हैं, बैंकों ने अपने मर्चेंट बैंकर ऑर्गेनाइजेशन खोल रखे हैं। ये लोग जब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इनके पास फंडिंग के लिए आते हैं, तो इन लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोगों के कांटेक्ट होते हैं जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक मिनट में कोशिश करता हूँ, जरा एक मिनट आपको स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जरा स्क्रीन में सब लोग देखेंगे, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? जी सर। मैंने सर बोला कभी कभी आईपीओ के लिए भी यही लोग होते हैं। ये मर्चेंट बैंकर जो है, किसी का जब आईपीओ निकालते हैं ना, तो उसमें हेल्प करते हैं। बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री को जब एज ए कैपिटल फंडिंग चाहिए होती है, तो ये लोग अपना रोल प्ले करते हैं। अपना पैसा नहीं लगाते, ये लोग उन लोगों को ढूंढ के लाते हैं जो पैसा लगाना चाह रहे हैं। ये आईपीओ में तो बहुत मिनिमम पैसा लगाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे मोटे पकड़ते हैं, 500 करोड़ 2000 करोड़ ठीक है, ये नेम दिख रहे हैं सामने आपको, प्राइवेट सेक्टर मर्चेंट बैंकर, यस बैंक, आईसीसी, कोटक, एक्सिस, टाटा, रिलायंस, बजाज कैपिटल, आईसीसी बैंक लिमिटेड, ये लोग मर्चेंट बैंकर का रोल प्ले करते हैं और ऐसे लोगों को ढूंढ के लाते हैं जो लोग यहां पर भी देख सकते हैं। मर्चेंट बैंक कंडक्ट अंडर राइटिंग से मतलब यह है कि वो लोग उनके पूरे शेयर पहले अपने पास ले लेते हैं। तो सभी लोगों का अटेंशन चाहूंगा मैं जरा, मैं इसमें जो ये मर्चेंट बैंकर है, ये मर्चेंट बैंकर अंडर राइटिंग करता है। अंडर राइटिंग कैसे करता है? कोई कंपनी अपना आईपीओ लाना चाह रही है 500 करोड़ का, ये सारे शेयर कहते हैं हमने आपको 500 करोड़ दे दिए। अब जब आईपीओ आता है तो आईपीओ में आए 440 करोड़, 440 करोड़ पब्लिक ने दिए, 440 करोड़ पब्लिक ने दिए। अब ये क्या करते हैं कि प्लस 60 करोड़ अपना लगाएंगे।
ये उनको एश्योर करेंगे कि जितना पब्लिक ले लेगी ठीक है, बाकी पैसा हम देंगे, लेकिन आपको पूरा पूरा कितना दे देंगे? 500 करोड़ लोन अभी तो आप अवेलेबल बोल रहे थे कराते कि हैं। आप ये खुद नहीं पैसे लगाते हैं, अभी आप बोल रहे थे ना कि खुद अपना पैसा नहीं लगाते हैं। खुद पैसे नहीं लगाने का मतलब है इनके पास कुछ ऐसे अलग से भी लोग होते हैं, जैसे आईपीओ आया, आईपीओ तो पब्लिक है ना, लेकिन इसके पास Yes, sir. बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट होती है जो लोग कहते हैं कि मेरा ये 2000 करोड़ पकड़ लो और आप कहीं लगा देना, इस तरह से कुछ, ठीक है। लोन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजिंग करते हैं, और फंड रेजिंग सर्विसेज, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बार बार, फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर लार्ज कॉर्पोरेशंस एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। और ये जो सर्विसेज देते हैं इस तरह से देते हैं, इनके पास उन सारे लोगों की लिस्ट होती है जो लोग अपने सरप्लस वाले होते हैं, इनको पता होता है कौन बंदा जो है पैसा लगाने के लायक है और वो ढूंढ रहा है किसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज और सॉरी रजिस्ट्रार आता पहले। तो रजिस्ट्रार कौन होते हैं? रजिस्ट्रार बेसिकली वो होते हैं जब आईपीओ आता है आपका या म्यूचुअल फंड में एनएफओ आता है, तो इनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड किस चीज का? रिकॉर्ड होता है सब्सक्राइबर्स का। सब्सक्राइबर का मतलब होता है कि जो लोग आईपीओ में शेयर्स ले रहे हैं उनका रिकॉर्ड, ठीक है। आईपीओ और एनएफओ के दौरान ड्यूरिंग आईपीओ और एनएफओ में जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उनको रजिस्ट्रार बोलते हैं। और अगला है डिपॉजिटरीज। दोनों लोग सेबी के कंट्रोल में आते हैं। जो डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी क्या करती है? डिपॉजिटरी जो आईपीओ के बाद शेयर पब्लिश हो जाते हैं, लिस्टेड हो जाते हैं, उन लिस्टेड शेयर का रिकॉर्ड जो रखती है वो डिपॉजिटरी रखती है। लेकिन ड्यूरिंग आईपीओ जो रिकॉर्ड रख रही है वो कौन रख रही है? रजिस्ट्रार। इन दोनों फर्क समझ लो। रजिस्ट्रार का काम है ड्यूरिंग आईपीओ काम करना, और डिपॉजिटरी का काम है आफ्टर आईपीओ काम। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर अभी जो रजिस्ट्रार है तो फिर वो किसके अंडर वर्क करेगा? अभी जो रजिस्ट्रार जो है डिपॉजिटरी, अपना रजिस्ट्रेशन सेबी में कराते हैं। अच्छा रजिस्ट्रार मतलब सर जो अभी एंजल ब्रोकिंग वगैरह जो है वही रजिस्ट्रार हो जाएंगे? नहीं, ये डिपेंड करता है वो किस रोल में आ रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग वैसे तो ब्रोकरेज हाउस है, इसको ये जो आपने क्वेश्चन पूछा इसको एलोबरेट कर रहा हूं मैं। एंजल ब्रोकिंग एक ब्रोकरेज हाउस है, और वो ब्रोकरेज हाउस में भी एज ए किसी आईपीओ में रजिस्ट्रार का वर्क कर सकता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक सर। मतलब एंजल ब्रोकिंग उसका काम तो है क्या है? ब्रोकिंग हाउस है वो शेयर की सेल और परचेज कराता है, लेकिन वो चाहे तो अपने आप को किसी आईपीओ का क्या बना सकता है? रजिस्ट्रार बना सकता है। किसी भी आईपीओ, जैसे मान लिया सपोज कीजिए एलआईसी का आईपीओ आने वाला, सुना है आपने? हाँ सर। तो वो एलआईसी जो है जब रजिस्ट्रार्स को अपॉइंट करेगी तो हो सकता है कि वो किसको कर ले, इसको एंजल ब्रोकिंग को कर ले या किसी और कंपनी को कर ले। तो डिपेंड करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, कोई जैसे आईपीओ के रजिस्ट्रार होते हैं, स्क्रीन पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आईपीओ रजिस्ट्रार है, दिख रहे हैं? लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बिग शेयर सर्विस, के फिनटेक, कैमियो, स्काईलाइन, पूर्वा, ये सब क्या है? ये रजिस्ट्रार है। और इसके आगे नंबर्स भी लिखे हुए हैं, कितने आईपीओ के ये रजिस्ट्रार है, ठीक है। सर इसका मीनिंग मतलब ये होगा कि अभी शेयर लिस्टेड होने से पहले इनके पास में रजिस्टर होगा जो भी परचेस करेगा, और उसके बाद में जो डाटा है एक्चुअल उससे शेयर मिलेंगे तो वो एनएसडीएल में वो डाटा चला जाएगा और उसका रिकॉर्ड वही रखेंगे। बिल्कुल एक्यूरेटली आपने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आईपीओ के ड्यूरिंग तो रजिस्ट्रार सारा अकाउंट मेंटेन करते हैं, लेकिन जैसे ही डिसाइड हो जाता है कि इनको 10 शेयर, इनको 20 शेयर मिलेंगे, तो वो पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाता है डिपॉजिटरीज पर। सर एक डाउट हो रहा है। हाँ बोलिए।
सर ये इंटरमीडियरी का काम कैसे करते हैं, मतलब इनके ये कोई मनी का सरप्लस और वो तो कर नहीं रही, ये तो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो हाउ दे आर लाइक इंटरमीडियरी, एक्टिंग एज ए इंटरमीडियरी? बिल्कुल ठीक। रजिस्ट्रार जब आईपीओ लाता है ना, वो किसके पास जाता है? पब्लिक के पास। कौन सी पब्लिक के पास? नॉर्मल पब्लिक लाइक? नहीं, सरप्लस पब्लिक के पास। अच्छा हाँ, सरप्लस पब्लिक बस, यस। ठीक है, और वो मनी को कलेक्ट करके किसको देता है? जो कंपनी तो जिसने इंडस्ट्री को IPO देता है, जिसका आईपीओ आया हुआ है। तो हाँ, इस तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, इसमें ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, इंटरमीडियरी में। अब मैं बात डिपॉजिटरीज की करता हूँ। डिपॉजिटरीज भी क्या करती हैं, जो सरप्लस लोग हैं, सरप्लस का वो मनी जब ट्रांसफर करता है तो डिपॉजिटरी को पता लग जाता है इसने मनी ट्रांसफर कर दिया, तो उतने शेयर वो दूसरे को ट्रांसफर। हाँ, ये बात जरूर है कि डिपॉजिटरी एग्जैक्टली इंटरमीडियरी की तरह काम ना करके इंटरमीडियरी सिस्टम को हेल्प करती है, ये कह सकते हैं जी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पेंशन फंड। तो पेंशन फंड अगेन वो थर्ड कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड यहाँ पर आते हैं। ठीक है। प्रोविडेंट फंड एक सेपरेट मैंने ले लिया है, वो भी एक तरह से इंटरमीडियरी होते हैं। जिन लोगों के पास पैसा होता है उनसे लेते हैं, अपने पास जमा करते हैं। और प्रोविडेंट फंड पैसा कहाँ लगाते हैं? सर शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में लगाते हैं, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाते हैं, अलग अलग वो है। अच्छा, मुझे एक आंसर दीजिए कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, जरा सब लोग अटेंशन देंगे। प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, क्या ये शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं? नो, ओनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नहीं। इसमें इफ दे हैव द कॉर्पस ऑफ मोर देन 25 करोड़, अगर उनका कॉर्पस 25 करोड़ से ज्यादा है तो उनको परमिशन है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है कि वो उससे ज्यादा परसेंटेज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते शेयर मार्केट। ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, आपका पेंशन फंड पता है आप लोगों को, जो लोग न्यू हैं सब लोग? एनपीएस। तो एनपीएस जो फंडिंग इन्वेस्टमेंट करता है वो 100% शेयर मार्केट में नहीं करता, ना ही 100% डेट मार्केट में करता है, कुछ पार्ट वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अभी हमारा एमएफआई है, जरा मुझे बता दीजिए कि एमएफआई को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। तो सेबी, आरबीआई। आरबीआई सेबी सर। नहीं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आरबीआई मैनेज करता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। तो ये सर इसमें सर इसमें सिडबी का भी कोई योगदान है क्या ये इसमें एमएफआई में? बिल्कुल नहीं है। एक चीज, हाँ, आप मैं ऐसे रिलेट कर सकता हूँ। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी क्या काम करते हैं? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि नाबार्ड, सिडबी और मुद्रा, डेवलपमेंट का, किसका? फाइनेंस का। इसको हम फाइनेंस नहीं बोलते, लैंडिंग बोलते हैं फाइनेंस। फाइनेंस करते रीफाइनेंस का काम करते हैं। अब रीफाइनेंस कैसे करते हैं एग्रीकल्चर इसको को फाइनेंस समझिएगा। करते हैं। सपोज कीजिए एक बैंक है बीच में, एसबीआई, और एसबीआई एग्रीकल्चर में ओवर फंडिंग करना चाहता है। ओवर फंडिंग का मतलब है मोर देन पीएस टारगेट, मोर देन पीएस टारगेट। इसका मतलब समझ लीजिए, जो उसका प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है उससे ज्यादा फंडिंग करना चाहता है। मींस उसके पास एप्लीकेशंस हैं लेकिन फंड नहीं है, तो क्या करेगा? नाबार्ड इसको फंड देगा और एसबीआई उन जो सरप्लस लोग आ गए हैं और बहुत सारे, उनको फंडिंग करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस 500 करोड़। इसको बोलते हैं रीफाइनेंस। रीफाइनेंस का मतलब कि एक फाइनेंस के ऊपर एक फाइनेंस ले लेना। ये रीफाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है समझ लीजिए, बार बार काम आएगा। मींस जो एसबीआई फाइनेंस कर रहा है उस फंडिंग को अगर कहीं और से अवेलेबल कर लिया जाए तो उसको रीफाइनेंस बोलते हैं। ऐसे ही कुछ अगर इंडस्ट्री के लोग हैं, एमएसएमई में हैं, ये लोग अगर फंडिंग करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? उसने कहा 600 करोड़ चाहिए मुझको,
ऐसे ही मैंने एक नेम बोला था एनएचबी। एनएचबी किसको रिफाइनेंस कर सकते हैं बताओ? हाउसिंग सर, हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसे जैसे मैं बात बताता हूँ आपको, एनएचबी में आपका पीएनबी हाउसिंग है, पीएनबी हाउसिंग। तो पीएनबी हाउसिंग को फंडिंग जो मिलती है वो पब्लिक से मिलती है या एनएचबी से या दोनों से या केवल एक से? दोनों से मिलता है सर, दोनों से मिलता है सर। एक आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं, कई लोगों को ये बात क्लियर नहीं होगी शायद, कि पीएनबी हाउसिंग एफडी भी करता है। पीएनबी हाउसिंग एफडी भी करता है। वहां आप जाइए उसके ऑफिस में तो आपको लिखा रहेगा कि 5 ईयर एफडी के रेट ये हैं, लेकिन उसका एफडी से पूरा नहीं काम चलता है, तो बाकी रिफाइनेंस कहाँ से लेता है वो? एनएचबी से। तब जाके वो करोड़ ऑफ हाउस होल्डर को फाइनेंस करता है। एक कंपनी थी डीएचएफएल, नाम सुना है किसी ने? लगता है क्या सर, नाबार्ड को या एनएचबी को देना पड़ेगा? हेलो, हाँ बोलिए। सर पूछ रहे थे कि अगर मान लीजिए एनएचबी से या नाबार्ड से कोई फाइनेंस लिया है, उसके लिए क्या मतलब बैंक को, एसबीआई को हो या पीएनबी हाउसिंग को हो, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर? बिल्कुल उसके कैसे, बिल्कुल देना पड़ेगा। आप बताता हूँ, ठीक है, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसको एलोबरेट करता हूँ मैं। एसबीआई को रिफाइनेंस मिला 5.2% पे, ठीक है। एसबीआई को नाबार्ड से रिफाइनेंस मिला 5.2% पे, एसबीआई ने उसको 6.23 पर फाइनेंस कर दिया और 1% का मार्जिन एसबीआई को मिल जाता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड है। ये नाबार्ड के पास पैसा कहाँ से आता है? सिडबी के पास पैसा कहाँ से आता है? मुद्रा के पास पैसा कहाँ से आता है? एनएचबी के पास पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार देती है गवर्नमेंट फंडिंग करता है उन्हें। हाँ, गवर्नमेंट बजट जो में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बल्क में देता है इनको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबार्ड को क्यों देता है? जिससे कि रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो। ऐसे ही सिडबी को देता है, ऐसे ही मुद्रा को देता है, ऐसे एनएचबी को देता है, ठीक है। एक तो ये हो गया तरीका। इन सब लोगों को गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। और कहां से पैसा मिलता है? और मिलता है इनको पैसा बैंक से। कौन से बैंक से? और इनको पैसा मिलता है बैंक से who have not achieved targets of प्रायोरिटी सेक्टर। सपोज कीजिए किसी बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा नहीं किया, तो जितना टारगेट वो पूरा नहीं करता है उतना फंड उसको उस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है। सपोज कीजिए किसी ने एग्रीकल्चर का नहीं किया पूरा, तो वो बैंक क्या करेगा, वो 200 करोड़ रुपीस कहाँ डिपॉजिट करेगा? नाबार्ड में। और एक क्वेश्चन और पूछना हूं मैं कि नाबार्ड में जो प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टेज फंड इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो नाबार्ड में जो प्रायोरिटी सेक्टर फंड इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसका नेम क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। नहीं, सर्टिफिकेट एग्जैक्टली नहीं है उसका नाम। आरआईडीएफ। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। अब मुझे बताइए, जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या इस बैंक को नाबार्ड कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा? नहीं सर, नहीं देगा। देगा, बिल्कुल देगा। नाबार्ड एसबीआई से कितना परसेंट ले रहा है? 5.2% ले रहा है। तो नाबार्ड भी क्या करता है, इससे वो 4.5% पे लेगा। सर सवाल है। हाँ सर, जिस प्रायोरिटी सेक्टर बैंक ने टारगेट कंप्लीट नहीं किए उसे नाबार्ड आरआईडीएफ इशू करेगा। बैंक, मैं इसमें स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। नाबार्ड और नाबार्ड के बाद अगेन बैंक और पब्लिक, ठीक है। और बैंक के बाद यहाँ पर मैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी लिख रहा हूँ, जैसे कोऑपरेटिव बैंक और अगेन पब्लिक। इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए तो सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। मीन्स ये कौन सा बैंक है और ये कौन सा बैंक है? पहला क्वेश्चन, ये बैंक है जो प्रायोरिटी सेक्टर
शॉर्टफॉल वाला है, जिसने प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा नहीं किया। ठीक है, ये कौन सा बैंक है जो मोर देन प्रायोरिटी सेक्टर करना चाहता है? ठीक है, टारगेट से ज्यादा, टारगेट तक नहीं देगा रिफाइनेंसिंग वो, क्योंकि वो तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, और ऐसे ही एक बैंक और बनाता हूं मैं यहाँ पे, ये आपका प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल वाला है, ये प्रायोरिटी सेक्टर एक्सेस वाला है। तो इसका जो टारगेट था पूरा कर लिया, इसको एडिशनल 200 करोड़ चाहिए। तो 200 करोड़ कहां से आएंगे? नाबार्ड से आएंगे, और ये पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसे कोऑपरेटिव बैंक को 250 करोड़ चाहिए, ये नाबार्ड दे देगा, ये पब्लिक तक पहुंचा देगा। और नाबार्ड के पास जो मनी आता है वो दो सोर्सेस से आता है, एक तो शॉर्टफॉल वाले से, जिसका नाम हमने क्या दिया, RIDF, और दूसरा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जैसे आपने सुना होगा बजट में आता है कि नाबार्ड को 50,000 करोड़ दिए। ठीक है, और यही जैसा नाबार्ड फंक्शन करता है, ऐसे ही नाबार्ड के साथ सिड भी फंक्शन करती है। ऐसे ही आपका मुद्रा वाला बैंक है, और आपका NHB नेशनल हाउसिंग बोर्ड। तो जो आप टारगेट पूरा नहीं करेंगे वो या तो शॉर्टफॉल वाले से आएगा, और या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको देगी, और फिर ये अगेन उसी उसमें करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, MFI को रिफाइनेंस कौन करता है? MFI को रिफाइनेंस कौन करता है? RBI सर। RBI इनको सिर्फ रेगुलेट करता है, और RBI किसी को भी रिफाइनेंस नहीं कराता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर मैं यही तो आपसे तभी पूछा था कि सिडबी का रोल कुछ रहेगा MFI के लिए या नहीं। अच्छा, नहीं, वो मेरा जो क्वेश्चन था रेगुलेशन का था पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, कि रेगुलेशन RBI करेगा। हाँ ठीक है, रेगुलेशन RBI करेगा, फंडिंग की अवेलेबिलिटी के लिए सिडबी की हेल्प लेता है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ, ऐसा कहीं पढ़ा था ना सर कि सिडबी का भी कोई रोल रहता है MFI के रिगार्डिंग ना, तो इसीलिए फिर कंफ्यूजन हो रहा था। जो एक्चुअली ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया था, इसमें ये किसके कंट्रोल में आते हैं बनाया था। हाँ नहीं सर, मैं तो कंट्रोल में भी सिडबी के ही समझती थी ऐसा कुछ, लेकिन अभी क्लियर है RBI के कंट्रोल में है। RBI कंट्रोल में होता है। और आपको एक बात और बता दूं, आज से 5-6 ईयर पहले या 8 ईयर पहले MFI को कोई कंट्रोल नहीं करता था। ठीक है, तो कोई आंध्रा से है यहाँ पर हमारे पास? आंध्रा से कोई यस सर, आप हैं? आंध्रा में एक माइक्रो फाइनेंशियल की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। वो जो गांव-गांव जाके फंडिंग बांटती थी, बहुत बड़े नाम में आई थी, भी नाम मैं मिस कर रहा हूँ। बहुत बड़ा उसका नाम था फाइनेंशियल करके। तो उसने वहां पर गांव-गांव जा करके बहुत फंडिंग कर रखी थी। ठीक है, और उस समय तक MFI को कोई रेगुलेट नहीं करता था, लेकिन बाद में ये निकल के आया कि वो फंडिंग में 36% तक इंटरेस्ट चार्ज करते थे, और बहुत सारे किसानों ने सुसाइड शुरू कर दिया वहां आंध्रा में। तो उस रीजन से फिर एक कमेटी आई, और उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि नहीं, इनको भी रेगुलेट कोई करेगा, तब RBI सीन में आया। जैसे चिट फंड को कौन रेगुलेट करता है? RBI, सेबी करता है। कोई रेगुलेट नहीं करता है। सर फिर जो पब्लिक का पैसा जो वो जमा करते हैं, फिर उसको कंट्रोल कैसा, उसका मतलब रिपोर्टिंग कैसे होता होगा, उनके पास पैसा जमा है कितना आपने है? देखा नहीं कि बंगाल में जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, उससे पहले बहुत सारे लोगों को CBI ने पकड़ा था। वहाँ वो चिट फंड का बहुत घोटाला सुनने में आया था कभी आपको? हाँ, तो कोई रेगुलेट नहीं करता है, ये आम जनता फंस जाती है उसमें। तो बात तो चल रही है, लेकिन अभी तक मेरी न्यूज में कहीं नहीं आया कि चिट फंड को कोई रेगुलेट कर रहा है। वो एक कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने के बाद लोगों से पैसा लेना शुरू कर देते हैं, वो कुछ जो उनका चलता करते हैं, लेकिन अभी कोई रेगुलेशन नहीं आया। हाई इंटरेस्ट का झस्सा देते हैं वो। सर हाई इंटरेस्ट को देते हैं।
नाबार्ड से एसबीआई ने पैसा उठाया 500 करोड़। हाँ सर, एसबीआई ने नाबार्ड से पैसा उठाया 500 करोड़। हाँ, जो अभी मतलब एसबीआई जो पीएसयू बैंक है, एज अभी अगर कंसीडर करेंगे तो जो 500 करोड़ जो लोन देने वाला था एसबीआई देने वाला था, लेकिन उसको और फाइनेंस करना है। तो नाबार्ड से मतलब रीफाइनेंस जो उसको रिटर्न करने का जरूरत नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। नहीं, दोनों भी सेम पर्पस के लिए ही काम करेंगे। है, बिल्कुल है। ये जो फाइनेंसिंग लेता है ये 200 करोड़ की, इसको रिटर्न भी करना है नाबार्ड को, ठीक है। दोनों का पर्पस तो पब्लिक को ही लेंडिंग करना है, तो मतलब दोनों ने मतलब सरकारी ही है, वो तो पैसा देने का जरूरत नहीं है, दोनों का भी पर्पस सेम है। नहीं, अब बताओ, सुनो, ये बैंक ने नाबार्ड से हेल्प इसलिए लिया कि मैंने अपना टारगेट पूरा कर दिया है, लेकिन लोग मुझसे लोन लेने आ रहे हैं, मेरे पास अब फंडिंग नहीं है, तो नाबार्ड उसको पैसा देगा 200 करोड़, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक इसको रिटर्न करेगी, एसबीआई को करेगी, और ये जो मनी है, ये मनी वापस एसबीआई इधर नाबार्ड को रिटर्न करेगा, ठीक है। और इधर जो इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ आरआईडीएफ पर, ये पैसा भी रिटर्न होता है इस बैंक को, नाबार्ड इनको रिटर्न करेगा विद इंटरेस्ट। लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड के फॉर्म में है, जब ये बॉन्ड वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, तो हर ईयर का इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है। और ये जो बैंक है, जो बैंक का शॉर्टफॉल है, ये बैंक को भी तो वापस पब्लिक को पैसा देना है ना, क्योंकि इसने कौन सा पैसा उठा के दिया पब्लिक को। जो प्रायोरिटी सेक्टर के जो टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, तो बैंकों को इसके लिए कुछ मतलब पेनल्टी भी या फिर कुछ किया जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक तो ये जो आरआईडीएफ का उनको कह रहे हैं कि आरआईडीएफ में लगाओ पैसा, ये एक पेनल्टी की तरह है। रीजन सुनो, आरआईडीएफ में वो नाबार्ड को 4% पर दे रहे हैं। अगर इसी 4% को वो डायरेक्ट पब्लिक को लैंड करते तो कितने रेट पे करते? 7% में भी 6%, 7, 8, 9, 10%। तो एक तरह से ये पेनल्टी तो है, और जितना शॉर्ट फंड होगा वो आरआईडीएफ के फॉर्म में देना ही देना है। जो बैंक होते हैं, बैंक अपने फंडिंग को कैसे यूज करते हैं, ये जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, कोई भी क्वेरी अननेसेसरी नहीं है और कोई भी एक्सप्लेनेशन अननेसेसरी नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज में ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको रिकलेक्ट अगर करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर बनते हैं इनसे, ठीक है। मैं बात कर रहा था कि कोई भी बैंक है तो उसके पास जो डिपॉजिट होता है, उस डिपॉजिट को कैसे डिप्लॉय करती है। अगर मैं बात करूं 1000 करोड़ है, तो इस 1000 करोड़ को वो लोन देगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, रिजर्व रखेगी। तो डिपॉजिट का बैंक क्या करता है? लोन, इन्वेस्टमेंट, सीआरआर, एसएलआर। अब यहां पर बात आई कि शॉर्टफॉल ऑफ पीएस, और ये जो है इसको नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी में यहां देना पड़ता है, और रिमेनिंग पैसा जो मनी है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश रखता है अपने पास। तो कोई भी बैंक का डिपॉजिट इस तरह डिप्लॉय होता है, ठीक है। अगर बैंक को इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन से उसमें बताइए? लोन में सर, लोन में। तो यहाँ पर बैंक को लोन की जगह अगर ये करना पड़े, अच्छी बात है खराब बात है? खराब बात है ना सर, खराब बात है। तो इसीलिए बैंक को ये बोला जाता है कि आप अपने पीएस में शॉर्टफॉल नहीं करें। अगर शॉर्टफॉल कर रहे हैं तो आपको यहां देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। सर आरबीआई पेनलाइज करता है क्या? आरबीआई पेनलाइज करता है क्या प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स कंप्लीट ना होने पर? हाँ, उसने पैनल का रूल बना दिया ना कि अगर आप शॉर्टफॉल में हो तो आप ये करोगे। यही पैनल है उसका। कम मिल रहा है। हाँ, आपको क्या करना है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, और यहाँ में जो भी नाबार्ड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो लेना पड़ेगा आपको। उस बॉन्ड का जो रेट चल रहा है वो लेना पड़ेगा आपको, चाहे वो 3% है। ठीक है। ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। शुरू की क्लासेस में इस तरह के वो बेसिक कॉन्सेप्ट कवर होंगे जिससे आगे आने वाले टॉपिक में आपको इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, चलो अब ये जो हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम था उसको मैं बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कवर करना चाहता हूँ कि ये है, देखो स्क्रीन देख लीजिए सब लोग सामने। सर ये जेआईबी की बुक होगी ना सर? जेआईबी का है ना? हाँ जेआईबी की बुक है, लेकिन सिलेबस में फाइनेंशियल सिस्टम में दोनों को आपको ओके करना है। ये सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। और अब हमें ये देखना है कि हमने कौन सी चीज छोड़ दी है। जैसे हमने कॉमर्शियल बैंक ले लिए, एनबीएफसी, प्राइमरी डीलर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं 3, 4, 5, 6, 1 और 2, ये बेसिकली इसके फंक्शन है। अभी हमने फंक्शन नहीं स्टडी किए, हमने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम के इंटरमीडियरीज को स्टडी किया हुआ है। ठीक है, हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट, जिसको हमने सेबी रेगुलेटर के फॉर्म में लिया था। तो वो सेबी क्या करता है? इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट का सुपरविजन एंड कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है, सुपरविजन करता है किसका? हमने इसकी बात करी, इसकी बात करी, हमने इक्विटी एंड डेट ट्रेजर वैसे बात तो नहीं करी, लेकिन ये लोग भी क्या है, इक्विटी एंड डेट ट्रेजर का मतलब है किसी भी इंडस्ट्री के लिए फंडिंग अवेलेबल कराते हैं। फिर हमने बात करी इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर की। हाँ, ये नाम रह गया था हमसे, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मुझे आपको ये बताना है कि FII सरप्लस से जो पैसा लाती है वो कहां से लाती है, वो सरप्लस कहां से उठाती है? और फॉरेन कंट्री से और पब्लिक से। बिल्कुल ठीक बोला, फॉरेन कंट्री के लोगों से पैसा उठा के लाती है और यहां लगाती है। ठीक है, कस्टोडियन, कस्टोडियन वो होते हैं जो आपकी सिक्योरिटी को अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं। कस्टोडियन यानी आपका उस पैसे का पूरा कंट्रोल जिसके पास है उसको कस्टोडियन बोलते हैं। कौन से पैसे का? ये शेयर मार्केट के पैसे का। डिपॉजिटरीज हमने बात करी, म्यूचुअल फंड हमने बात करी, लिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जो अपना IPO लाती हैं और उसके बाद वो किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराती हैं। और कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो कि कैपिटल मार्केट को हेल्प करते हैं जैसे रजिस्ट्रार। यहां हमने थर्ड पॉइंट पे इंश्योरेंस एंड पेंशन की बात कही थी। तो इसमें क्या है? इंश्योरेंस एंड पेंशन। तो इंश्योरेंस बिजनेस या इंश्योरेंस कंपनीज को जो भी काम कर रहे हैं वो IRDAI कर रहा है, और पेंशन वाले काम को जो पेंशन फंड का रेगुलेटर है PFRDA वो कर रहा है, PFRDA वो रेगुलेट कर रहा है। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट हमारा फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएट हैं उनको। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रह गई कि जब हम आपको बता रहे थे कि ये डेफिसिट सरप्लस वाला जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अब मैं आपको एक डेफिनेशन बोलता हूं, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। अभी तो हमने इंटरमीडिएट बताई आपको, तो फाइनेंशियल सिस्टम किसको बोलते हैं? पहली बात तो यह है कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? मोर देन वन कंपोनेंट अगर मिल करके एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो उसको सिस्टम बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट सिस्टम, आपका नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, आपका जो कंप्यूटर का सेट है पूरा वो भी सिस्टम कहलाता है। ये सब आपके सिस्टम है। अब फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम ये है कि कोई भी इंटरमीडिएट, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी सरप्लस, कोई भी डेफिसिट मिल करके एक साइकिल चला रहे हैं। वो साइकिल क्या है? कि मनी मूव्स फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट थ्रू इंटरमीडिएरीज, money moves from surplus to deficit through intermediaries till they gets in the equilibrium stage, means surplus भी यहां पर आ जाए और डेफिसिट भी यहां आता जाए। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। और हमारी जो सिलेबस में
उसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इसलिए हमने जितने भी नेम लिखे वो सारे इंडियन लिखे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की, तो 3-4 नेम बता दीजिए जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में काम करते हैं। सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कीजिएगा। हाँ, डेफिनेशन है कि कोई भी सरप्लस मनी को डेफिसिट तक ले जाने के लिए जो भी सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। सरप्लस की मनी को, जो सरप्लस की मनी है, इसकी मनी को डेफिसिट तक थ्रू इंटरमीडियरी जो ले जा रहे हैं, सरप्लस की मनी को डेफिसिट तक थ्रू इंटरमीडियरीज जो ले जा रहे हैं, और वो तब तक ले जा रहे हैं जब तक सरप्लस वाला भी घर ना बैठ जाए और सामने जो डेफिसिट वाला है वो भी घर ना बैठ जाए। मीन्स जिसको पैसा जमा करना होता है वो जमा करके बैंक में आता है, घर में आता है, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। ऐसे ही लोन लेने वाला जब बैंक उसको फंडिंग कर देता है तो उसको हम लोग डेफिसिट में लेते हैं, डेफिसिट से इक्विलिब्रियम में आते हैं। ठीक है। और मैंने बात करी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करी, तो इंटरनेशनल की बात करता हूं तो मैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, ठीक है, तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? ये वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी वही काम करते हैं। कुछ कंट्री इनको फंडिंग करती हैं और IMF दूसरी कंट्री को फंडिंग करता है। वर्ल्ड बैंक में भी जो चाइना, अमेरिका के स्टेक हैं वो जो गरीब बैंक है उनको ग्रांट वगैरह देता है, तो ऐसी ADB भी। ठीक है। और एक और बैंक का नाम वो बैंक ब्रिक, सुना आपने? सुना है सर, सुना। ब्रिक्स का एक बैंक बना है, पता है आपको? हाँ सर। उसमें जो हमारे ICICI के पुराने CEO थे उनका नाम क्या है? कामत। कोचर। कामत थे, नहीं केवी कामत। केवी कामत इसके वो शायद CEO या कुछ उनको रखा गया ना। सर न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या सर ब्रिक्स वाली बैंक का नाम? हाँ 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 हाँ, NDB, न्यू डेवलपमेंट। NDB। तो ये भी हमारे लिए क्या है? एक इंटरमीडियरी है, लेकिन ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। ठीक है सर। NDB इंटरनेशनल में नहीं आता? कौन? हाँ आता NDB है, बिल्कुल इंटरनेशनल था। इसमें ये आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो NDB है वो उसका भारत मालिक नहीं है, वो ये 5 देश मालिक हैं, 5 कंट्रीज है। ये 5 कंट्रीज उस ऑर्गेनाइजेशन की मालिक हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज ये हमने एक बहुत बेस्ट शुरुआत करी है, और यकीन मानिए कि इस तरह आप स्टडी करेंगे। थ्योरी को फैक्ट वाइज पढ़ना एक अलग चीज होती है, और उनको गहराई तक समझने के लिए ये सिस्टम आपको वो जरूरी है। स्वेला, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, पूछ लीजिए। सर हमारे पास जो एक्सेस कैश होता है बैंक में, हम लोग सामने वाले बैंक को FID के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग वो क्यों करते हैं आज तक भी समझ नहीं पाए। सामने वाले बैंक को रिक्वायरमेंट होता है और वो लोग हमको RTGS करेंगे, हम उनको कैश दे देंगे, या फिर अगर हमको रिक्वायरमेंट है तो सामने वाले बैंक के पास हम लोग कैश लेके आएंगे। तो सर इसका यूज क्या होता है आज तक समझ ही नहीं पाई मैं बताता हूँ आपको। आपका जो कोर्स वाला क्वेरी है अभी मैं डील करूंगा, उसको बाद में, है ना? ठीक है, अभी आज ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। सर आई हैव ए क्वेश्चन सर। हाँ सर मान लीजिए मेरा लोन का पोर्टफोलियो है 1000 करोड़ या 1 लाख चल सकता है। 1 लाख है मेरा लोन का टोटल पोर्टफोलियो, उसमें से तो मुझे 40% एग्रीकल्चर फाइनेंस में करना होगा, राइट सर? या उसमें कुछ ट्विस्ट है सर? मतलब मेरा 1000 करोड़ मेरा 40% एग्रीकल्चर में फाइनेंस करना है। तो मान लीजिए मेरा 30% टारगेट हुआ, तो 10% का मेरा डिफरेंस आ रहा है। तो 10% का डिफरेंस जो आ रहा है मैं RIDF को दे दूंगा, रॉयल्टी फंड में रखूंगा सर। ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन मेरा क्वेश्चन है सर, अगर मान लीजिए मैं 40% क्रॉस कर गया, बाकी रहा मैं 45%, मतलब बाकी मेरे को डिमांड आ रहा है नेक्स्ट 5% में। नेक्स्ट 5% में जो मेरा डिमांड आ रहा है, इसमें अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये मेरा जो 40% का जो टारगेट है, ये मेरा फंड है डायरेक्ट, मैं उसमें मुझे 7% का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है लोन से। लेकिन मैं जब फंड मतलब नाबार्ड से लाया, उसमें मुझे 5% देना पड़ेगा उसके ऊपर। मान लीजिए 5 लाख में लाया,
तो मुझे 5 लाख के ऊपर 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब मैं लोन दे रहा हूँ 7% इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो मतलब 2% का मेरा फायदा हो रहा है, जबकि मेरा 40% में मुझे 7% फाइनेंस प्रॉफिट हो रहा था, इसमें मेरा तो 2% प्रॉफिट हो रहा है। तो इन दिस वे वी कैन थिंक दैट दिस इज अ लॉस। मतलब मान लीजिए वो जो 5 लाख में लाया, उसमें वो अकाउंट भी एनपीए हो सकता है, मेरे लिए प्रोविजन बन सकता है, मेरे लिए हेडेक बन सकता है। तो इसलिए तो इस तरह से, इसलिए तो मुझे तो ये तो मुझे मेरे लिए हेडेक हो जाएगा, ये मेरा लॉस में चला जाएगा। तो इसको कैसे डील किया जाता है सर? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ देखिए, स्क्रीन पे देखिए, एक कंडीशन तो ये था कि आपका इतना बैलेंस है और आपको 40% एडवांस करना है, तो आपने एग्रीकल्चर में 400 करोड़ कर दिया, आपका ओके पोजीशन है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सेकंड केस, आपका 300 करोड़ का फाइनेंस होता है, तो आपको 100 करोड़ कहाँ देना पड़ेगा? नाबार्ड को देना पड़ेगा। ठीक है, अब नाबार्ड आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, नाबार्ड देगा आपको 4%। इस 300 पे आप अर्न कर रहे हैं 7%। ठीक है, और अगर आप नाबार्ड को दे रहे हैं 4%, तो डेफिनेटली आपको लॉस हो सकता है। लेकिन फिर भी एक बात बताता हूँ, आप अपने वहां जब डिपॉजिट लेते हैं तो एक तो करंट अकाउंट में लेते हैं और एक सेविंग बैंक में लेते हैं और एक एफडी में लेते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट में आप किस परसेंट पे लेते हैं? 0 पे। एसबीआई में कितना लेते हैं? अभी तो 3% लेके चले जो भी है। ठीक है, एफडी में लेते हैं 5%। तो जो ये कॉस्टिंग है आपकी, ये 4% से एवरेज कॉस्टिंग कम पड़ती है। तो इसलिए अगर आप नाबार्ड को भी दे रहे हैं तो ऐसा लॉस तो नहीं होता, लेकिन आप प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। यस सर। ठीक है, और अगर आपने एक्सेस फंडिंग कर दी, इधर सुनिए आप जरा, आपने एक्सेस फंडिंग कर दी और आप नाबार्ड से 100 करोड़ का क्या ले आए? रीफाइनेंस। नाबार्ड ने आपको 4% पे फंडिंग दे दिया और यहाँ आपने 6% में किया हुआ, तो दूसरे का फंडिंग ले करके आपको 2% का फायदा हो रहा है। और नाबार्ड की फंडिंग लॉन्ग ड्यूरेशन मिलती है आपको, और वो वॉलेटाइल नहीं होती है। मींस पब्लिक वाला तो कल ही आ जाएगा लेने आपको। तो अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर से ऊपर जा रहे हैं तो सरकार ने कहा दिल खोल के बांटिए, आपको लो कॉस्ट फंडिंग हम देंगे। सर मेरा एक सवाल है। हाँ सर और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर। प्रायोरिटी सेक्टर का जैसे हम लोग पूरा रूरल मतलब हाउसिंग लोन के लिए प्रायोरिटी सेक्टर, एजुकेशनल लोन के लिए प्रायोरिटी सेक्टर, वो पूरा एग्रीकल्चर का पूरा और एमएसएमई का भी प्रायोरिटी सेक्टर पूरा। सर मेरा कहने का है, हम लोग पूरा अगर एग्रीकल्चर, रूरल हाउसिंग फाइनेंस, देन एजुकेशनल लोन, देन एमएसएमई, सब में अगर हम लोग का प्रायोरिटी सेक्टर का पूरा सर अगर कंसेप्ट बता देंगे सर, वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि उसमें सर है क्या ना, फिर आप तो बताते हैं कि वो एग्रीकल्चर का कितना परसेंट आएगा नहीं आएगा, उसका कंफ्यूजन है सर उसमें। सुनो, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रायोरिटी सेक्टर का क्लास हमारा 3 घंटे का होता है। यस सर। तो ये जो बेसिक जितनी क्वेरीज हैं आपकी वहां कवर होंगी। प्रायोरिटी सेक्टर हमारा 3 घंटे क्लास होता है, आधे घंटे का नहीं होता है। 2 क्लास में कवर करते हैं कंप्लीट हम। ठीक है, तो एक बीच में एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और आपकी क्वेरी अगर है तो बिल्कुल वहां एंटरटेन करेंगे। ठीक है, सचिन आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर जो आरआईडीएफ को जो 10% 100 करोड़ जो दिया है, तो वो मतलब बैंक नाबार्ड को दिए बिना कोई दूसरा बैंक अगर शॉर्ट टर्म लोन अगर चाहे तो वो उन्हें नहीं दे सकते हैं क्या? नो, नहीं दे सकते। अगर वो टारगेट पूरा नहीं कर रहा है तो उस टारगेट को वो नाबार्ड को देके ही उसका पूरा माना जाएगा, या सिडबी को देके, या एनएचबी को देके। ठीक सर। ठीक है, और स्वेला का जो क्वेश्चन था मैं वो बता रहा हूं कि कैश की बात आ रही थी। देखो पहली बात, कैश आपको क्यों रिक्वायर होता है? कैश आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के लिए रिक्वायर होता है, पेमेंट टू पब्लिक। ठीक है, अब आप देखिए, सपोज कीजिए आपके वहां पर आपके कैश में 50 लाख रुपीज हैं आज, और 90 लाख का पेमेंट करना है आपको। 90 लाख का पेमेंट करना है। ठीक है, अब 90 लाख के पेमेंट के लिए आपके 40 लाख नहीं है, तो 2 तरीके हैं।
एक तो 40 लाख अदर बैंक डिपॉजिट कर दे। डिपॉजिट कैसे करें? इन कैश, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन उसके पास सरप्लस नहीं है। सरप्लस वाला तो आ जाएगा, जमा कर लेगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो डेफिसिट में है, तो आप क्या करते हैं? आप क्या करेंगे? उसका अकाउंट में आरटीजीएस करेंगे 40 लाख का। ठीक है, आपने आरटीजीएस कर दिया और वो वाला बैंक वापस आएगा, वो 40 लाख रुपए का कैश आपको रिटर्न कर देगा। 40 लाख का कैश लाएगा, आपके काउंटर में रिटर्न कर देगा। ये स्वेला आपका आंसर मिला या नहीं मिला? यस सर, यस सर। मीन्स ये जो आरटीजीएस करके डिपॉजिट कराते हैं ना, या डिपॉजिट लेके आरटीजीएस करते हैं, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ कैश को, जो कैश की शॉर्टेज है उसको फुलफिल करना होता है। कोई भी बैंक आपके वहां कैश की रिक्वायरमेंट होती है या एक्सेस होता है कैश आपके वहां? एक्सेस होता है बहुत। हाँ, तो जो एक्सेस होता है तो आप किसी और बैंक में कैश ले जाते हैं ना? कौन से बैंक में ले जाते हैं? लक्ष्मी विलास बैंक, पीएसबी। हाँ, किसी पीएसबी में आप कैश ले जा रहे हैं और Yes. कैश वहां पर अपने अकाउंट में जमा कर लेते हैं। नहीं, उनको रिक्वायरमेंट होता है तो हमारे पास वो आ जाते हैं कि कैश हमको चाहिए, तो वो हमको आरटीजीएस कर देते हैं, तो हाँ, हम तो उनको वही कैश बात हुई ना। प्रोवाइड करते हैं। तो आपके अकाउंट में पहले वो आरटीजीएस करते हैं, करेक्ट। और आरटीजीएस करने के बाद आपसे वो पेमेंट ले आते हैं, और पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश ले आते हैं। तो बेसिकली कैश की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये सिस्टम बना रखा है बैंक। हमारे बैंक में भी काफी होता है ऐसा। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन बताइए सभी लोग। हाँ? दीमक का लगा हुआ कैश है, हाँ, तो आरबीआई इसको रिफंड करता है? अगर क्वालिटी और अच्छा है तो सर दीमक वाला नहीं करेगा सर, वो आपको पोर्शन कट करके करेगा, परसेंटेज करेगा। अगर 10 नहीं, रुपीज है, परसेंटेज तो काटने को तैयार है, लेकिन हाँ। एक क्वेश्चन है मेरा, क्या दीमक वाला कैश वो एक्सेप्ट करता है आरबीआई? शायद नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगे बाकी के नोट भी खराब हो जाएंगे सर। हाँ, तो शायद नहीं, मेरे को एग्जैक्ट आंसर बताइएगा कल को। आज तक तो अभी किया नहीं, और अभी तक तो दिमाग लगाओ नोट देखा ही नहीं सर। हम कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहे नहीं हैं करेगा सर, बिकॉज आरबीआई सर चाहता है कि उसको सिस्टम में रहे वो कैश, पड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर जब कैश पड़ा रहेगा तभी उसको दिमाग लगेगा। तो आरबीआई कभी भी नहीं चाहता कि जो कैश है वो एक जगह स्टोर पड़ा रहे। नहीं, वो चाहता तो नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है, चाहता तो नहीं, लेकिन आरबीआई के पास एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? कि वो कोई भी कैश खराब लेता है ना आपसे, तो आरबीआई को पावर है कि उसके प्लेस पे उतने ही अमाउंट के वो न्यू करेंसी इशू कर सकता है। करता है सर, सपोज कीजिए आपने 10 लाख रुपए दिए आरबीआई को कि ये नोट बिल्कुल खराब हो गया, तो वो आरबीआई क्या करता है, उनको कट कर देता है, लेकिन उसी 10 लाख रुपए की न्यू करेंसी इशू करता है। उसको क्या बोलते हैं, कौन सी सीरीज बोलते हैं? आप लोग आंसर दीजिए। म्यूटिलेटेड नोट्स वो करता है ना वो, लेकिन दीमक वाला नहीं करेगा सर। स्पेशल सीरीज बोलते हैं उसको। ये प्रमोशन में आता है क्वेश्चन बहुत। सीरीज? यस सर, बहुत बार आया है। स्टार सर, बहुत बार आता है, बहुत इस बार भी आया था सर स्केल 3 से 4 में। ये प्रमोशन में आता है, इसको बोलते हैं स्टार सीरीज। ठीक है सर, दोबारा बोलना, स्टार सीरीज क्या सर? और एक बार बोल दीजिए सर, और एक बार डिटेल से बता दीजिए। स्टार सीरीज जो सर, और एक बार बोल दीजिए सर। जो नोट्स क्या होता है सर, वो स्टार सीरीज में नया वाला करेंसी री इशू करता है इन प्लेस ऑफ म्यूटिलेटेड नोट। म्यूटिलेटेड मीन्स डैमेज, स्पॉइल्ड, कट, और वो जो गल जाते हैं नोट्स उनको भी। तो मेरा क्वेश्चन आज ये था, क्या दीमक लगे हुए नोट भी आरबीआई एक्सेप्ट करता है? करना चाहिए ना सर।
यस सर वो करना गले चाहिए। सड़े करेगा, करता है सर, लेकिन करता है। सर वो गले सड़े करता करेगा, है। पर दीमक वाला नहीं करेगा इसको। है दीमक वाला नहीं करेगा सर, गला सड़ा करता है। गला सड़ा भी इन द सेंस जैसे आपका कुछ मतलब एक नोट की एक जो लाइफ होती है वो लाइफ तक करेगा, लेकिन मतलब जो दीमक लग गया है दैट मीन्स कि वो नोट पड़ा हुआ था कहीं पे, जिसकी वजह से हाँ। उसको दीमक लगा। तो मेरी वजह मेरे नहीं 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 नहीं, ये देखो सुनो, पढ़ा था तो मैं बहुत लोग, जरूरी थोड़ी कि वो आरबीआई के आपके पास जो भी पैसा है वो हमेशा अपने पास रखे, ऐसा जरूरी है? वो जरूरी मतलब आरबीआई इसमें कंपल्सन नहीं कर सकता। जो आज हमने क्लास पढ़ी है पूरी, जो हमने जो क्लास पढ़ी है पूरी, उसमें यही बताया था कि जब उसे सरप्लस लगेगा तभी तो आएगा। हो सकता वो 10,000 रुपये अपने घर में हमेशा रखता है कि पता नहीं किस दिन जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो मैंने इसी बारे में थोड़ा सा सर्च किया। देखो, कैन टर्माइट डैमेज पेपर मनी बी रिप्लेस विद न्यू करेंसी? तो यहाँ पर बोल रहा है, हालांकि यूएस का निकल के आया, इसमें कुछ आंसर क्लियर सा मिल नहीं रहा है। और ये मुझे लग रहा है कि ये जो हमने वेबसाइट खोल दी है, ये किसी ऐसे बंदे की खोल दी है जो अपना ये ट्रीटमेंट को सेल करना चाह रहा है ना? सर सर्च करके कल बताएंगे क्लास में। चलो बताना, चलो ठीक है। और आरबीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए हो, यस क्योंकि सर, यस आप लोगों का एक प्रैक्टिस बदलना है मुझे, कि शायद करेगा शायद नहीं करेगा, थोड़ा सा। नहीं आरबीआई के अकॉर्डिंग ही हाँ, बता देंगे सर, हाँ। सर्च और करके। कोई भी चीज है बहुत ऑथेंटिक बतानी है आपको, ठीक है? इससे आपको प्रैक्टिस बनेगी कुछ भी चीज ढूंढने की। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, पूछ सकते हैं? सर एक आदमी था, उसकी डेथ हो गई डिमोनेटाइजेशन से पहले। उसके लॉकर में अब जाके मिला है डिमोनेटाइज नोट। उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उससे बोलो कि उसका कचरे सब डस्टबिन में के जाएगा। पर्दा बना ले। नहीं, डेथ तो हो गई है। नहीं, उसको को क्या बोल, वो तो है ही नहीं अब, तो उसकी डेथ हो गई है। नॉमिनी बच्चों को दे दो, नॉमिनी को दे दो, बांट दो ऐसे ही। नॉमिनी भी, जो नॉमिनी भी था वो भी कोई पड़ोसी है, उसके बच्चे भी नहीं। अरे तो पड़ोसी को दे दो। वैसे करेगा सर क्या उन नहीं है तो पैसों कुछ का? काम का नहीं है सर। सर काम करेगा। छोड़ो सब लोग। आप बताओ मैं आपको। सर कितना पैसा है? 1 करोड़ समथिंग है। अरे बाप रे। ऐसा भी बहुत करोड़। चलिए अब आप जरा काम की बात सुनिए। सर कमाल की बात यह है कि मोनेटाइज नोट 1,000 रुपए है उसमें। चलो अब कमाल की बात सुनिए, काम की बात। लॉकर में मनी को रखना प्रोहिबिट है, पता है आपको? नहीं सर, नहीं पता। ये डिक्लेरेशन होता है, उसमें आप वैल्यूएबल्स रख सकते हैं, लेकिन करेंसी को लॉकर में रखने के लिए रेस्ट्रिक्शंस है। अच्छा सर, ओके। उसमें ऑर्नामेंट रख सकते हैं, आप कोई पेपर रख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको पैसा रखना है सुरक्षित तो कहाँ रख सकते हैं? बैंक में। हाँ, तो लॉकर में क्यों डालें? अकाउंट में रखो ना। इसका मतलब आप ब्लैक मनी रख रहे हैं उसमें। इलीगल। ठीक है, तो हो सकता आरबीआई है। ने कह दिया कि हम वित्त मंत्रालय से पूछ के बताएंगे। अच्छा, आरबीआई ने क्या बोल दिया? कि हम वित्त मंत्रालय से पूछ के बताएंगे। हमने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखा है, उसकी कॉपी हमें भेज वो आरबीआई ने, एक्चुअली मैं बताऊं आपको, ये आरबीआई पर ये जो क्वेश्चन आपने पूछा उसमें एक पॉइंट नजर आता है कि उसकी डेथ मोनेटाइजेशन से पहले हो गई थी, और तब से आज तक वो लॉकर इनऑपरेटेबल है, ऑपरेट नहीं है। तो यहाँ पर कस्टमर ये प्ली ले रहा है कि भाई मुझे टाइम ही नहीं मिला उसको बदलने का नोट को। नहीं, वो तो मर गया, कस्टमर तो मर ही गया लॉकडाउन से पहले, सॉरी डिमोनेटाइजेशन से पहले ही मर मतलब ये है कि उसका जो नॉमिनी है, उसका जो बच्चा है कोई भी, ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको एक क्लॉज बताया, उसके आधार नहीं करेगा ना आरबीआई। हाँ, आरबीआई ये कह देगा कि उस क्लॉज के कारण आपके इस मनी को एंटरटेन नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ सुनिए, ऐसा हो सकता था कि सपोज कीजिए डीमोनेटाइजेशन से पहले उसके घर में इनकम टैक्स का या सीबीआई का एक रेट पड़ा और उसने उसके सारे घर की चीजों को कस्टडी में ले लिया, ठीक है, और आज उसे फ्री कर दिया कि नहीं भाई ये सब ठीक है आपका। उस कंडीशन में शायद आरबीआई को पैसा बदलना पड़ेगा,
सर किस कंडीशन में सर, एक मिनट रिपीट कीजिएगा सर फिर से, मैं सुना नहीं। मतलब डीमोनेटाइजेशन से पहले उसके घर का सारा सामान पुलिस उठा के थाने में बंद कर दिया। अब वो आज पुलिस ने उसको फ्री करा। हाँ, वो तो उस सामान में बक्से के अंदर 10 करोड़ रुपए भी था। ठीक है, वो एक अलग बात है। इनकम टैक्स वाले ये पूछेंगे 10 करोड़ कहाँ का था। अगर वो जस्टिफाइड कर देता है कि भैया मैंने 10 दिन पहले एक फैक्ट्री बेची थी, उसका रखा था और पुलिस उठा ले गई, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हो गया, आज 10 साल बाद वो डीमोनेटाइजेशन हटा है, तो अब मेरा पैसा वापस करो, तो उसमें क्लेम बनता है उसका। यानी साबित होना चाहिए कि व्हाइट मनी है। हाँ, व्हाइट मनी अगर है तो वो आरबीआई को कंपल्सन है, क्योंकि वो उसके पावर से बाहर था, उसको समय नहीं दिया गया बदलने का। ठीक है।